आदेश अहम का जिक्र उद्धव ठाकरे ने भी किया है। जब वो रमेश चन्नीथल्ला ने कह दिया हम तो अकेले लड़ेंगे बीएमसी के चुनाव 220 जो सीटें हैं, उन्होंने कहा इतनी आज़ादी की अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, दरकार है, तो हम भी आज़ाद हैं अलग चलने के लिए। और जो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एमके स्टालिन का बयान आया वो मैं बहुत अहम मानता हूं। उन्होंने कहा स्पष्टता की ज़रूरत है, क्लैरिटी चाहिए, क्या एजेंडा है, क्या प्रोमिसेस हैं आपकी, और आखिरी वोट गिरने तक मेहनत करनी होगी। वो संदेश किसके लिए था? कांग्रेस के लिए ही था ना। उसी को भुना रही है क्या बीजेपी? देखिए, बीएमसी का चुनाव है वो एक लोकल इशू है, उसमें पार्टीज़ के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन स्टालिन साहब का बयान हो या अभी मोदी जी का स्टेटमेंट हो या बीजेपी का स्टेटमेंट हो, ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो उनके सामने खड़ी है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक बड़ा गठबंधन तैयार करके उनको चैलेंज कर सकती है, और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो जगह जगह पे बहुत सारे राज्यों में आमने सामने बीजेपी से लड़ती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर टूटने के कगार पे है, यानी टूट सकती है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या कोई जानकारी भी उनके पास ऐसी है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट ऐसे नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज के सिस्टम में काम करने के तरीके में बहुत सारे शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। वो अपनी जो स्ट्रैटेजीज को चेंज नहीं करते हैं और लगातार वो चुनाव हारते जा रहे हैं। लेकिन 2014 से लेकर 19 तक और 19 से 24 तक कांग्रेस पार्टी अपने सबसे खराब दौर से गुजरी है, कहाँ 44 सीट और 52 सीट, और उसी के बीच में राहुल गांधी को रिजाइन तक करना पड़ा था कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, और उसके बाद खड़गे साहब की एंट्री हुई थी। तो जब उस वक्त में कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हुई, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, और तो आज के दौर में तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है कि कोई ऐसा सपना आप देख सकते हो, हमारे दर्शक जबलपुर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस को मुस्लिम लीगी बताया जाएगा तभी तो मुस्लिम वोट बटेगा। देखिए, एक आप जैसे एनालिस्ट, हमारे जैसे पत्रकार एक आकलन ये भी कर रहे हैं पिछले साल से, साल डेढ़ साल से, कि भाई मुसलमानों में और दलितों में एक झुकाव फिर से कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है। तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बताया जाएगा तो उसमें थोड़ा छितरेगा ये वोट बैंक। और ममता को बोलो तो ममता का भी अपना एक वोट बैंक है, अखिलेश का भी मुस्लिम के अंदर एक बड़ा तबका वोट बैंक है, तो उसको डिवाइड किया जाए, क्या ये भी एक रणनीति है? देखिए, बिहार के चुनाव में वो डिवाइड हुआ है मुसलमान वोट, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें मुस्लिम और दलित ये दो वोट बैंक ऐसा था जिसके कारण बीजेपी 240 पे आके खड़ी हो गई। और इसमें जो मेन मुद्दा था वो था संविधान का मुद्दा, कि जो बीजेपी 400 सीट चाहती है वो उसके बाद संविधान चेंज कर देगी। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को गहरी चोट मारी है। और लेकिन विधानसभा चुनाव जब आया, आप हरियाणा देख लीजिए, वहाँ दलित वोट बैंक जितना लोकसभा में आया था उतना नहीं आया कांग्रेस पार्टी के पास, इसलिए वो हार गई। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, अभी आप बिहार देख लीजिए, तो वोटर भी चाहे दलित हो या मुसलमान हो या ओबीसी हो या अपर कास्ट हो, वो भी चुनाव को देख के वोट करता है। विधानसभा चुनाव में वो अलग वोट कर रहा है, लोकसभा चुनाव में वो डिफरेंट तरीके से वोट कर रहा है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव में, ये सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव को, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव को इस बात का फायदा हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी का संविधान का मुद्दा था उसके कारण बहन जी को वोट नहीं दिया दलितों ने, इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जिसके कारण अखिलेश और कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी, क्योंकि वो जानते थे कि बहन जी की जो क्रेडिबिलिटी है आज उसके ऊपर सवाल और निशान कहीं ना कहीं है कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हैं और वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं। तो वोटर बहुत समझदार है, वो डिफरेंट पैटर्न से वोट कर रहा है। मतलब लोकसभा में अलग करता है, विधानसभा में अलग करता है। तो अगर मुसलमान वोट एक है, हाँ, अगर हम बड़ा खाका खींचे तो दरअसल बीजेपी की रणनीति ये है कि इंडिया गठबंधन जो है विपक्षी खेमा है उसकी धुरी कांग्रेस ना बने। दरअसल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या ये है? नहीं, इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। पिछले 2 दिन से खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है कि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इससे बाहर हो जाएगी तो इनके बहुत सारे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे, खासतौर पर संसद के भीतर के जो मसले हैं। जब भी कोई ऐसी स्टोरी आती है कॉर्पोरेट हाउसेस को लेकर या गौतम अडानी को लेकर, तब इंडिया गठबंधन अलग हो जाता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जो उस सवाल को उठाती है संसद के अंदर, और ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये कोई भी उसके बारे में बात नहीं
करते हैं। बाकी सारे इश्यूज के ऊपर इंडिया गठबंधन एक है। और रही बात टूटने की, गठबंधन तब टूटता है जब कोई नया बनता है। यूपीए खत्म हुआ जब इंडिया गठबंधन बना, और अगर इसके टूटने की खबरें बार बार छपवाई जा रही हैं तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, एक मकसद है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इंडिया गठबंधन नहीं टूट सकता जब तक 2029 के चुनाव से पहले कोई नया इंडिया गठबंधन है भी, और कोई संयोजक नहीं, कोई सचिवालय नहीं, या ये चुनाव से पहले का एक गठबंधन है, एक बड़ा इनफॉर्मल सा, अनौपचारिक सा एक समूह बना लिया है आपने। आप कमाल देखिए कि कोई संयोजक नहीं है, कोई इनका वॉर रूम नहीं है, उसके बावजूद भी बीजेपी को 240 पे ले आए। अगर ये ऐसा कर लें, जो कि जिसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का है कि उन्हें इसमें आगे बढ़ के एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभावशाली ये गठबंधन हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप कह रहे हो, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब ये गठबंधन बना था तो उसमें ये डिसाइड हो गया था, निर्धारित था कि इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने का है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसके बाद गठबंधन मजबूत रहेगा नहीं रहेगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, दिमागी खेल खेले जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, दबाव में झुक जाएगा, टूट जाएगा क्या इंडिया गठबंधन, या ये राजनीतिक रणनीतियां हैं, ये पैतरे हैं, ये चलते रहेंगे। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।